So we'll solve NCERT न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के जो भी न्यूमेरिकल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए ये न्यूमेरिकल देखेंगे और आप वीडियो को पॉज करेंगे या मैं यहाँ पे पॉज कर दूंगा और आप फिर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 1.1 व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू small charged spheres having charges 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart। तो ये क्वेश्चन है what is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 power minus 7 and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए दिया क्या क्या है, दिया है दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2, दो चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस ये भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मेंशन ये भी है कि ये किस मीडियम में रखा गया है। सो अपार्ट इन एयर, तो एयर इज अ मीडियम। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि मीडियम अगर एयर है तो क्या वैल्यू रख के हमें इसको सॉल्व करना है। निकालना क्या है हमें, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड स्फीयर्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि यहाँ पे चार्ज की कोई पोलैरिटी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे इट इज अज्यूम्ड कि ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। सो पॉजिटिव चार्ज है तो जो भी आप फोर्स निकालेंगे दैट विल द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि हम यही इमेजिन कर रहे हैं या यही हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। तो दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। दो चार्ज के मैग्नीट्यूड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है और फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मेंशन किया क्या है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन देम ये स्पेसिफाइड है एंड मीडियम बिटवीन चार्जेस इज एयर। सो चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर है ना, टू स्फीयर्स है, फर्स्ट स्फीयर का है 2 into 10 power minus 7 coulomb। चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर इज गिवन 3 into 10 power minus 7 coulomb and distance between sphere is 0.3 मीटर। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज इट इज इन एयर। ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो फॉर्मूला क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी K Q1 Q2 by R square। सो K इज नथिंग बट 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। एयर है इसलिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना, एयर है इसलिए इसकी टोटल वैल्यू आएगी 9 into 10 power 9। Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है। सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। सो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट विल बी 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इन सभी की वैल्यू रखनी है। 9 into 10 power 9, 2 into 10 power minus 7 इंटू, सॉरी यहाँ पे एक और वैल्यू मिस हो गई है, 3 into 10 power 3 into 10 power minus 7 भी यहाँ रखेंगे, 3 into 10 power minus 7, 3 into 10 power minus 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर अपॉन 0.3 स्क्वायर। 0.3 स्क्वायर इज जो R है डिस्टेंस, तो आ रहा है 6 into 10 power minus 3 न्यूटन। तो 6 into 10 power minus 3 न्यूटन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, केवल वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। So this was the first numerical. Second numerical is the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? And what is the force on the second sphere due to first sphere? तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दो चार्जेस हैं 0.4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम का क्या मतलब है, 10 power minus 6 कूलम। 0.4 एंड -8 माइक्रोकूलम ये दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। ऑब्वियसली अगर आप ये देखोगे दोनों के चार्ज का नेचर, तो ये प्लस में है, दिस इज प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे माइनस मेंशन कर रखा है तो ऑब्वियसली दिस इज प्लस चार्ज। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है 0.2 न्यूटन का, दिस फोर्स मस्ट बी अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट पोलैरिटी के हैं।
तो यहां पे दो चार्ज की वैल्यू दे रखी है और फोर्स की वैल्यू दे रखी है, और यहां पे बोला है कि ये दोनों ही चार्ज कहां रखे गए हैं, एयर में रखे गए हैं, एयर में है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, इन दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जो ये दोनों चार्ज होंगे, ये यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। तो इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, ये आर डिस्टेंस कितना, ये निकालना है। दूसरा पूछता है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, ये बोल रहा है कि 0.2 न्यूटन इज अ फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड, है ना, मतलब 0.4 माइक्रोकूलम के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बिकॉज ऑफ माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, वो है 0.2 न्यूटन। ये फर्स्ट का है ड्यू टू सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है सेकेंड बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड, इसके ऊपर फोर्स इसकी वजह से कितना लगेगा, ये दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पहला डिस्टेंस क्या है, दूसरा सेकेंड चार्ज का के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स कितना लगेगा। तो फर्स्ट वाले को एक बार देख ले, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स। सो चार्ज गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर Q1 is 0.4 microcoulomb, 0.4 microcoulomb means 0.4 into 10 power minus 6 coulomb. Charge on second sphere Q2, charge on second sphere is minus 0.8 microcoulomb, यहाँ पे दिया है minus 0.8 microcoulomb, that is minus 0.8 into 10 power minus 6 coulomb, ये इंफॉर्मेशन दिया है। नेक्स्ट हमारे पास कूलम फोर्स का ये रिलेशन है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू, क्योंकि ये एयर है इसलिए के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो जाएगी। Q1 Q2 की वैल्यू दी हुई है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू निकालनी है। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देयरफॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास है। इसको रीअरेंज किया गया, आर स्क्वायर को ऊपर ले गए, फोर्स को नीचे ले आए और सभी की वैल्यू रख देनी है, सभी की वैल्यू रख दिए। ये Q1 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस के की वैल्यू दे रखी है। आर की वैल्यू, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हमने लगा दी। सो ये हमारे पास आंसर आता है 144 इंटू 10⁻⁻4। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू 144 10⁻⁻4 है, तो आर की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12 इंटू 10⁻2 मीटर, 0.12 मीटर या 12 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट वन, सभी का करेक्ट आंसर आया है 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर। इट विल बी बेटर जिसका भी आंसर 12 सेंटीमीटर में आया है वो अपने आंसर को 12.12 मीटर लिख देंगे, बिकॉज हमारे आंसर SI यूनिट में रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। भले ही क्वेश्चन में CGS यूनिट में दिया होगा या किसी भी और यूनिट में मेंशन होगा, बट ट्राई करिए कि आपका आंसर SI यूनिट में ही रहे। तो 0.12 मीटर और 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर है। बी पार्ट को देखते हैं। बोथ स्फीयर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स, अट्रैक्ट ईच अदर विद सेम फोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज सेम, दैट इज 0.2 न्यूटन। तो दोनों के ऊपर पहला जितना फोर्स लगेगा दूसरे पे, दूसरा ही उतना ही फोर्स उसको रिसीव होगा या लगेगा पहले की वजह से। सो द फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1.3 मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने किया था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे उसका न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास उसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1.4 इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। व्हाई इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, इसको एक्सप्लेन करना है। And B part is why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic और large scale charges। मैं इन दोनों क्वेश्चन को समझाता हूं फिर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट मीन्स क्वांटाइज्ड। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है हम बोलते हैं कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बेसिकली वो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं ये पूछना चाहता है। और बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन। जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, अभी तो हम चार्ज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम डिफाइन करेंगे तो वहां पे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसको आपको थोड़ा अभी समझना है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल के जब चार्ज को हम स्टडी करेंगे, उस समय जब लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे उस समय क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को इग्नोर किया जा सकता है। क्यों? तो ये दो क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो क्या बोलना चाहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दिस मीन्स दैट ओनली इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन या 1000 इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गए या 2.5 इलेक्ट्रॉन गए या 100.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूसरे बॉडी में, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज क्वांटाइजेशन, दैट इज चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन में या डेसिमल में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। दैट इज अ बॉडी पोजेसेस टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो मिनिमम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है मिनिमम चार्ज। जो ये मिनिमम चार्ज है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, और 1 प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको माइनस लिखेंगे, जब प्रोटॉन रहेगा तो उसको प्लस लिख देंगे। तो अगर बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1.6 -19 कूलम। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है, +1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना गया, आप बताएंगे कितने इलेक्ट्रॉन उस पे गए। जितने भी इलेक्ट्रॉन गए, लेट्स से 12 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना आएगा, 12 इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कहने का मतलब यह है कि क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे गए हैं तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना होगा नेगेटिव? जितने इलेक्ट्रॉन आए मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁹ कूलम। जिस बॉडी से गए हैं उस पे प्लस चार्ज आएगा। कितना आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻⁹ प्लस में आ जाएगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन गया है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी को छोड़ता है तो उस पर प्लस चार्ज बनता है, और किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उस पर माइनस चार्ज बनता है। जब माइक्रोस्कोपिक समझने से पहले यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with law of conservation of charge. क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। बोले कि जब एक ग्लास रॉड को सिल्क साथ रब किया जाता है तो दोनों बॉडी पे चार्जेस अपीयर ऑन बोथ,
दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। और जो प्रिंसिपल है कि ये चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, दैट इज रबिंग। रबिंग इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। ऐसा ही फेनोमेना, अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। यहां पे ग्लास रॉड को सिल्क से किया है, वुल को आप ग्लास रॉड से रब करेंगे तब भी डेवलप होगा, प्लास्टिक रॉड को आप सिल्क से करिए तब भी चार्ज डेवलप होगा, एक ग्लास रॉड एक प्लास्टिक रॉड को आपस में रब करेंगे फिर भी चार्ज डेवलप होगा। या आप देखिए जो सिंपल एग्जांपल है कि कॉम्ब, जो कंघी है, कॉम्ब को आप अपने हेयर से रब करेंगे या जब आप कॉम्ब करते हैं तब भी उस कॉम्ब में चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि कॉम्बिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। आप जब कॉम्ब करते हो अपने बालों को तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब में भी चार्ज डेवलप हो जाता है और हेयर्स में भी चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से जहां पे भी दो बॉडी रब किया जाता है, आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक, तो जहां पे भी फ्रिक्शन होता है चार्ज डेवलप होता है, करेक्ट। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। बट यहां पे जब आप दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो उन दो बॉडी में रब करने से तो चार्ज डेवलप हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हुआ? मतलब अगर हम दो बॉडी ले रहे हैं, लेट से एक, मैंने जैसे ये एग्जांपल दिया है, एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क क्लॉथ है, तो जब ये आइसोलेशन में, जब ये इंडिपेंडेंट है तो इनमें तो चार्ज जीरो है। लेकिन जब इन दोनों ही बॉडी को आपस में रब करेंगे तब तो चार्ज डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे हुआ? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो ये बोलता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसको जस्टिफाई करना है। तो चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि व्हाई, हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, रबिंग प्रोड्यूसेस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर। जब भी दो बॉडी को रब किया जाएगा, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया, तो इन दोनों में चार्ज डेवलप होगा और वो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, सेम अमाउंट का होगा, बट ऑफ अपोजिट नेचर। एक में अगर पॉजिटिव डेवलप होगा तो दूसरे में नेगेटिव डेवलप होना ही चाहिए। ऑन द टू बॉडीज बिकॉज चार्जेस आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर्स। ये हमेशा ही पेयर्स में क्रिएट होते हैं, हमेशा ही चार्जेस पेयर्स में ही क्रिएट होते हैं। मीन्स एक पॉजिटिव बनेगा तो दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है। दिस फेनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड charging by friction. The net charge on the system of two rubbed body is zero. Net charge on the system of two rubbed bodies. तो यहां पे दो बॉडी को रब किया गया है तो ये एक सिस्टम बन गया जिसमें दो बॉडी हैं और इन दो बॉडी में जो नेट चार्ज होगा इट विल बी जीरो, क्योंकि एक में पॉजिटिव आ रहा है दूसरे में नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या हुआ? जीरो। एक में अगर +3 आ रहा है, एक में +3 आ रहा है तो दूसरे में -3 होना जरूरी है। नेट चार्ज विल बी जीरो। दिस इज बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस एनहिलेट ईच अदर। इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, नेट ऑफ करते हैं। When a glass rod, for example, when a glass rod is rubbed with silk cloth, opposite nature of charges appear on both bodies. This phenomena is consistent with law of conservation of energy. Law of conservation of energy को ये phenomena follow करता है, क्योंकि conservation of energy क्या बोलता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे लाइट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। तो यहां पे एनर्जी को ट्रांसफर किया जा रहा है वन फॉर्म टू अनदर। इसी तरीके से जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज को कैरी कर रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज के एक बॉडी के चार्ज को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। बट अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करेंगे, इट विल ऑलवेज बी जीरो। सो अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज। तो किसी भी दो बॉडी को आप रब करिए, दो बॉडी को जब भी रब करेंगे, एक बॉडी में पॉजिटिव डेवलप होगा, दूसरी बॉडी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि दोनों बॉडी का नेट चार्ज क्या है, जीरो। ऑफ कोर्स आप ये बोल सकते हैं कि जब हम दो बॉडी को रब कर रहे हैं तो एक बॉडी पे पॉजिटिव आया तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव आया। तो आपने बोला कि मैंने एक बॉडी पे चार्ज डेवलप किया है। कौन सी चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। उसी मोमेंट में जब आप बोल रहे हैं कि एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया है, वहीं पे दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा, हमेशा ही होगा। तो जब हम दोनों बॉडी को क्लब करेंगे, सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। उस सेंस में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। क्लियर? देखते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज कंटिन्यूअस कर्व। दैट इज फील्ड लाइंस कैनॉट हैव सडन ब्रेक। व्हाई नॉट? ये क्वेश्चन है। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो इसके भी हमने आंसर किए हैं, और इसका भी जब हम प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे, तब हमने इन दोनों पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया है। लेट्स हैव सम डिस्कशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस कर्व। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज कंटिन्यूअस कर्व, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लूं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और लेट्स से अगर यहां पे कहीं नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट विल टर्मिनेट एट नेगेटिव। इन केस देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीधा निकलेंगी और जाती रहेंगी। कहां जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाई इट इज कंटिन्यूअस, व्हाई नॉट कि यहां से आया, यहां ब्रेक हो गया और आगे ना बढ़े। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ब्रेक हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हम बात कर रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना चाहिए। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कैरी करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैरी करेंगे। और अगर हम ये बोलें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस हैं, बीच में ब्रेक हो जाएंगी, तो फिर ये प्रिंसिपल कभी फॉलो नहीं हुआ कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। फिर से समझते हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिलेशन लिखा था, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। Q/r²। वहां पे r क्या था? r वॉज डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? सोर्स चार्ज जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और कोई भी पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस है। तो जब भी आप डिस्टेंस डिफाइन करेंगे, आर की वैल्यू जो भी आप मेंशन करेंगे, देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे यह जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, मतलब यहां से लाइन निकला और यहीं रुक जाए, ऐसा कब होगा? ऐसा होगा इंफिनिटी में। मतलब अगर आर की वैल्यू इंफिनिटी होगी, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। क्या बोल रहे हैं यहां पे? एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, मतलब इट विल बी कंटिन्यूअस अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसके बीच में कभी वो ब्रेक नहीं हो सकता। इसके बीच में क्या हो सकता है? अगर इंफिनिटी पे नहीं जा रहा है, तो इसके बीच में ये पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा, बट इन बिटवीन ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ कंटिन्यूअस फोर्स व्हेन ट्रेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
तो आप समझिए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से ब्रेक हो गया तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे डेवलप होगा। तब ये कहां से हम बोल सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, तब हम नहीं बोल पाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक होती हैं तो। सो द फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स बिकॉज द चार्ज मूव्स कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये कंटिन्यूअस मूव होंगी। कहां तक कंटिन्यूअस मूव होंगी? अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी पे जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएगी। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव से निकला और बीच में रुक गया कि चलो यहां थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, कि चलो यहां थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। दैट कैन नेवर हैपन विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एल्स जो भी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो फेल हो जाएगी अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ब्रेक कर ले। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्योंकि अगर कोई भी दो फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो क्रॉसिंग पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें दो फोर्स के डायरेक्शन मिलेंगे, और एक बॉडी एक मोमेंट पे दो डायरेक्शन में कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। देयरफॉर दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। देखते क्या बोल रहा है। इफ टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शंस एट दैट पॉइंट। फोर्स के दो डायरेक्शन उस पॉइंट में मिलेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज टू पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है? इट इज इन फ्री स्पेस और इन एयर। यहां पे ये दोनों चार्ज देख रहे हैं 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है। QA एंड QB ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एक सेंटर, ये O जो है वो सेंटर होगा, इन दोनों के बीच का होगा, है ना। सेंटर मतलब ये दोनों चार्ज कहां पे हैं? 20 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब एक चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे O पॉइंट है, और उस O पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 × -9 coulomb is placed at this point, what is the force expressed by the test charge? तो यहां पे देखिए दो पार्ट में एक क्वेश्चन है। ये दोनों चार्जेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट रखे गए हैं। यहाँ पे चार्ज QA है, यहाँ पे चार्ज QB है, और एक पॉइंट इसके सेंटर में एक पॉइंट O है। उस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, उस O पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और दूसरे में अगर इस O पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तब उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो बताना है। तो दो पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या? चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में लेट्स से ये दो चार्ज हैं, A पॉइंट पे +3 माइक्रोकूलम और B पॉइंट पे -3 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पे सेंटर पे पॉइंट O है, और इस पॉइंट O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 20 सेंटीमीटर, और जो सेंटर पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कॉज्ड बाय +3 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे +3 माइक्रोकूलम्स की वजह से कितना आएगा? 1/4πε0 Q/r²। Q की वैल्यू +3, क्योंकि मैं QA की ले रहा हूं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना आएगा? दैट विल बी K Q/r²। K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम अपॉन r² है 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का 10 सेंटीमीटर, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। और इसका डायरेक्शन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स के डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स क्या होगा? इन दोनों के बीच में लेट्स से अलोंग OB डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, ठीक। अब आते हैं इसी तरीके से E2
-3 माइक्रोकूलम की वजह से सेम वैल्यू आने वाली है, सेम वैल्यू आने वाली है, केवल जो डायरेक्शन होगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। जैसे E1 का डायरेक्शन क्या है, अलोंग OB, E2 का डायरेक्शन अलोंग OB, तो E2 और इन दोनों में देखिए, यहां पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा हूं तो वो OB डायरेक्शन बता रहा हूं, और जब E2 ले रहा हूं वो भी OB डायरेक्शन बता रहा हूं। ये गड़बड़ क्या है, क्योंकि जब हम सेंटर पॉइंट O ले रहे हैं तो वहां पे हम टेस्ट चार्ज मानते हैं कि वो पॉजिटिव नेचर का होगा, तो पॉजिटिव नेचर का है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा तो इस डायरेक्शन में। और जब मैं B की वजह से निकाल रहा हूं OB पे, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये कहां जा रहा है, OB के डायरेक्शन जा रहा है, तो दोनों में अलोंग OB आएगा। दोनों केस में ये डायरेक्शन हमें ध्यान रखना है, दोनों में अलोंग OB इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे जो हम चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज, वो 1 मैग्नीट्यूड का है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा, लेकिन जब मैं -3 माइक्रोकूलम के साथ करूंगा तो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इवन तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, दोनों की ये वाली वैल्यू आप देखोगे सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन यहां पे डायरेक्शन रिपल्शन का और इन दोनों के बीच में डायरेक्शन अट्रैक्शन का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 2 इंटू 1/4πε0, 3 इंटू 10⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁶, सेम वैल्यू, मतलब ये दोनों ऐड हो गए हैं तो ट्वाइस हो गया, तो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम अलोंग OB, दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप सभी का सही आया है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब आते हैं जो B पार्ट है, B पार्ट ये बोलता है कि जब हम सेंटर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है, जो सेंटर पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू 1.5 10⁻⁹ कूलम रखें और वो भी नेगेटिव रख दें। पॉजिटिव था तब तो ये था, जब नेगेटिव रख देंगे तब क्या होगा, तो जैसा पलाश ने किया वैसे ही जाएंगे, बट इसमें थोड़ा सा यहां समझिए कि अ टेस्ट चार्ज ऑफ 1.5 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट O, Q की वैल्यू यहां पे दे रखी है, द फोर्स एक्सपीरियंस F इक्वल टू QE, Q की वैल्यू 1.5 10⁻⁹ और E की वैल्यू 5.4 10⁻⁶, तो जो नेट आ रहा है वो 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा। तो ये कैसे आया, F इक्वल टू QE, दिस विल बी द नेट फोर्स, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5.4 10⁻⁶, इसको आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मिल जाएगा, दैट इज 8.1 10⁻³ न्यूटन।